जरा सोचिए कि कोई इंसान अपनी ही घड़ी, जो मतलब उसने खुद अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, उसे कहीं से उठाता है और अपने घर ले आता है, और अगले ही दिन पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। अरे बाप रे। सुनने में ये बात मतलब बिल्कुल बेतुकी लगती है ना। अपनी ही चीज चुराने के लिए कोई कैसे जेल जा सकता है? ये तो सरासर अन्याय लगता है। हाँ, मतलब सुनने में ये बिल्कुल असंभव लगता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ या आपराधिक कानून की दुनिया की ना यही सबसे बड़ी खासियत है। सही बात है। यहाँ चीजें सिर्फ हाँ या ना में नहीं होती। मतलब कानून किसी मेडिकल एक्सरे मशीन की तरह काम नहीं करता, जो सिर्फ सफेद टेढ़ी लाइन देख के बता दे कि हाँ यहाँ फ्रैक्चर है। बिल्कुल। एक ही काम अगर अलग अलग हालात में किया जाए ना, तो वो पूरी तरह से एक अलग अपराध बन जाता है। एकदम सही। और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव में हमारा मिशन बड़ा दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। जो उम्मीदवार एमपी एडीपीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 के चैप्टर 17 को समझना बहुत जरूरी है। जी, चैप्टर 17 यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी या संपत्ति के विरुद्ध अपराध। हाँ, तो इसे समझना मतलब किसी भूल भुलैये से कम नहीं है, क्योंकि शब्दों का एक छोटा सा हेरफेर ना पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। एकदम सही कहा आपने। और इस विषय की गहराई को देखते हुए हम सेक्शन 303 से लेकर सेक्शन 313 तक के प्रावधानों को बारीकी से डिकोड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और क्योंकि ये एमपी एडीपीओ एग्जाम के लिए है, तो हम लीगल टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्पष्ट करेंगे। और हाँ, सेक्शन नंबर्स हम इंग्लिश में ही बोलेंगे ताकि पढ़ते समय कोई असमंजस न हो। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि उस सोच और जूरिस्प्रूडेंस को समझना है जिसके तहत कानून बनाने वालों ने ये धाराएं लिखी हैं। बिल्कुल। तो चलिए उसी पहेली से शुरू करते हैं जो हमने शुरुआत में छेड़ी थी, वो अपनी ही घड़ी चुराने वाली बात। हाँ, वो बहुत दिलचस्प उदाहरण है। तो सेक्शन 303 जो थेफ्ट यानी चोरी को परिभाषित करता है, वो इस बात को कैसे समझाता है? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले थेफ्ट के 5 इसेंशियल्स को देखना होगा। अच्छा, 5 इसेंशियल्स? हाँ, 5 आवश्यक तत्व। पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी बेईमानीपूर्ण आशय। दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति। तीसरा है आउट ऑफ पोजेशन मतलब कब्जे से बाहर लेना। चौथा है विदाउट कंसेंट या सहमति के बिना। और पांचवा है मूविंग द प्रॉपर्टी यानी उस संपत्ति को हटाना। अच्छा। जब ये पांचों तत्व एक साथ मिलते हैं ना, तब जाकर कोई कृत्य सेक्शन 303 के तहत चोरी बनता है। रुकिए, यहीं पर मुझे एक समस्या नजर आ रही है। क्या? आपने कहा आउट ऑफ पोजेशन यानी कब्जे से बाहर लेना। आपने ओनरशिप या स्वामित्व का जिक्र क्यों नहीं किया? मतलब अगर मैं किसी चीज का मालिक हूं तो उसकी चोरी कैसे हो सकती है? यही तो कानून की सबसे बड़ी खूबी है। चोरी ना स्वामित्व या ओनरशिप के खिलाफ अपराध नहीं है, ये कब्जे यानी पोजेशन के खिलाफ अपराध है। ओह, अच्छा। कानून हर व्यक्ति के वैध कब्जे के चारों ओर ना एक सुरक्षा घेरा या सिक्योरिटी बबल बनाता है। बैरैक्ट का इलिस्ट्रेशन के उस घड़ी वाले उदाहरण को बखूबी समझाता है। जरा से थोड़ा विस्तार से समझाइए, ये काम कैसे करता है? तो मान लीजिए ए ने अपनी घड़ी जेड के पास गिरवी रखी है, यानी पॉन की है, और उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं। ठीक है। अब घड़ी का असली मालिक तो ए ही है, लेकिन कानूनी कब्जा या लॉफुल पोजेशन जेड के पास है। जेड के पास उस घड़ी का कब्जा तब तक रखने का अधिकार है जब तक उसे अपने पैसे वापस नहीं मिल जाते। समझ गया। अब अगर ए बिना पैसे चुकाए जेड की सहमति के बिना उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर अपनी ही घड़ी बेईमानी से निकाल लाता है, तो ए ने चोरी की है? बिल्कुल, ए ने थेफ्ट कमिट किया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि कब्जे का सम्मान किया जाए, भले ही मालिकाना हक किसी का भी हो। एकदम सही। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर उलझाता है। पूछिए। ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति है, हाँ, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी जमीन पर एक बहुत पुराना और बेशकीमती पेड़ लगा है। हाँ, वो तो जमीन से जुड़ा है ना, यानी इमूवेबल है। हाँ। तो क्या उसे चुराया जा सकता है? देखिए, बीएनएस के सेक्शन 303 का एक्सप्लेनेशन 1 और 2 ना इसी बारीक बात पर रोशनी डालता है। जब तक कोई चीज धरती से जुड़ी है यानी अटैच्ड टू द अर्थ है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा।
और क्योंकि वो चल संपत्ति नहीं है, इसलिए वो चोरी की विषय वस्तु भी नहीं हो सकती। तो क्या इसका मतलब ये है कि पेड़ों की चोरी कानूनी रूप से संभव ही नहीं है? अगर कोई मेरा कीमती पेड़ काट ले तो क्या वो चोरी नहीं होगी? नहीं, कानून इतना बेबस नहीं है। एक्सप्लेनेशन आगे कहता है कि जैसे ही उस पेड़ को जमीन से अलग किया जाता है, यानी सेवर किया जाता है, हाँ। वो उसी पल अचल से चल संपत्ति बन जाता है। और क्या उसी काटने की प्रक्रिया में उसे मूव भी किया जा रहा है? बिल्कुल, वही तो इलस्ट्रेशन ए समझाता है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से किसी और की जमीन पर पेड़ काटता है, तो पेड़ को जमीन से अलग करने का जो आखिरी वार है ना, हाँ। जैसी पेड़ तने से अलग हुआ, वही पल संपत्ति का मूविंग द प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। वाह, मतलब कुल्हाड़ी चलने का आखिरी वार और पेड़ का गिरना ही चोरी का पूरा होना है। जी बिल्कुल। उसे पेड़ को कंधे पर उठाकर ले जाने की या किसी ट्रक में लादने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। अच्छा, और जानवरों के मामले में क्या होता है? मतलब एक कुत्ता जो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, उसकी चोरी कैसे साबित होगी? ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है। बेयर एक्ट का इलस्ट्रेशन बी जानवरों और मूविंग द प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को बहुत दिलचस्प तरीके से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी के पास एक पालतू कुत्ता है। एक व्यक्ति अपनी जेब में कुछ खाने की चीज रखता है, जैसे कोई बेट रखता है, और कुत्ते को ललचाता है। तो यहाँ हटाने या मूविंग का काम तो कुत्ता खुद अपने पैरों से कर रहा है ना। तो क्या वो व्यक्ति कह सकता है कि मैंने तो इसे छुआ तक नहीं, ये खुद मेरे पीछे आया? वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किसने किया? उस व्यक्ति ने। सही बात है। अगर उस व्यक्ति का इरादा कुत्ते को उसके मालिक के कब्जे से बाहर ले जाने का है, यानी आउट ऑफ पोजेशन करने का है, और वो भी विदाउट कंसेंट, हाँ, तो जैसे ही कुत्ते ने लालच में आकर उसका पीछा करना शुरू किया ना, चोरी का अपराध पूरा हो गया। कानून के नजरिए से जानवर को प्रेरित करना भी संपत्ति को हटाना ही है। क्या बात है। तो चोरी में सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर अपराधी छिपकर काम करता है। मतलब वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे या कोई बल प्रयोग हो। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर अपराधी को छिपने की परवाह ही ना हो? मतलब अगर वो सरेआम आपकी आंखों के सामने ताकत का इस्तेमाल करे। यहीं से ना कानून की नजर में स्नैचिंग यानी छीना झपटी की शुरुआत होती है। BNS का सेक्शन 304। अच्छा, सेक्शन 304। हाँ, ये एक ऐसा प्रावधान है जो पुराने कानूनों में इस तरह से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता था कि पुराने समय में चेन स्नैचिंग या मोबाइल छीनने वालों को कई बार साधारण चोरी के तहत बहुत हल्की सजा क्यों मिल जाती थी? बिल्कुल यही वजह थी। तो क्या इसीलिए BNS में स्नैचिंग को अलग से जोड़ा गया? जी बिल्कुल। पुराने कानून में इस तरह की अचानक होने वाली झपट मारी कई बार रॉबरी या लूट की श्रेणी में नहीं आ पाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें शायद गंभीर चोट या तात्कालिक मौत का डर साबित नहीं हो पाता था। इसलिए BNS ने सेक्शन 304 के तहत इसे अलग अपराध बना दिया। अगर चोरी करने के लिए अपराधी किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति अचानक यानी सडनली या तेजी से मतलब क्विकली या बलपूर्वक छीनता है, तो वो स्नैचिंग है। हाँ बिल्कुल, वो स्नैचिंग की श्रेणी में आएगा। यानी यहाँ स्पीड और फोर्स का एलिमेंट जुड़ गया है। ये मतलब सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं है, ये एक इंसान के अचानक डर जाने या उस पर हुए एक तरह के शारीरिक हमले का भी मामला है। बिल्कुल सही। इसलिए इसकी गंभीरता अलग है। सही कहा। और जब हम गंभीरता की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अपराध कहाँ हो रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है। हाँ, मतलब अगर हम सेक्शन 305 से 307 की तरफ बढ़ें तो तस्वीर काफी बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी खाली मैदान में चोरी करता है या फिर किसी के घर के अंदर घुसकर चोरी करता है, तो क्या कानून इन दोनों को एक ही तराजू में तौलता है? बिल्कुल नहीं। कानून सिर्फ कृत्य को नहीं देखता, वह समाज पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी तौलता है। वो कैसे? देखिए, सेक्शन 305 ना ड्वेलिंग हाउस या निवास स्थान, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या प्लेस ऑफ वर्शिप में चोरी से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन या जलयान में चोरी करता है जो मानव निवास के रूप में इस्तेमाल होता है या पूजा स्थल में चोरी करता है, तो सजा साधारण चोरी से ज्यादा होती है। इसका कारण शायद यह है कि हमारा घर या पूजा स्थल हमारी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती हैं। अगर वहां भी कोई सेंध लगा दे तो हम कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये समाज के सुरक्षा बोध पर ना एक बड़ा प्रभाव है। एग्जैक्टली। और इसी तरह किसके द्वारा चोरी की जा रही है,
ये भी बहुत मायने रखता है। सेक्शन 306 कहता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अच्छा, मतलब लिपिक या सेवक द्वारा मालिक के कब्जे की संपत्ति की चोरी। जी बिल्कुल। इसमें मुझे एक अलग ही बात नजर आती है। ये केवल संपत्ति की चोरी नहीं है ना, ये एक तरह का धोखा भी है। कैसे? मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या भरोसा तोड़ना। जब हम किसी को काम पे रखते हैं तो हम उसे अपनी संपत्ति तक पहुंच देते हैं। उस विश्वास को तोड़ना साधारण चोरी से ज्यादा गंभीर होना ही चाहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे ना कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का हनन भी कहते हैं। अच्छा। मालिक का कब्जा सेवक के माध्यम से बना रहता है और सेवक उसी भरोसे का गला घोटता है। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक रूप है ना, वो सेक्शन 307 है। सेक्शन 307 वो क्या है? थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। रुकिए, यहाँ एक पेज है। जहां तक मुझे पता है क्रिमिनल लॉ तो कृत्य यानी एक्ट की सजा देता है ना? हाँ। अगर किसी ने सिर्फ तैयारी की है, मतलब प्रेपरेशन की है, और उसने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, तो उसे सजा क्यों मिले? ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी के विचारों को सजा दे रहे हैं। ये क्रिमिनल लॉ का ना एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। आमतौर पर अपराध के 4 चरण होते हैं। इंटेंशन यानी इरादा, प्रेपरेशन या तैयारी, अटेम्प्ट मतलब प्रयास और कंप्लीशन। हाँ, वो तो है। साधारण मामलों में सिर्फ तैयारी दंडनीय नहीं होती, लेकिन सेक्शन 307 एक एक्सेप्शन या अपवाद है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कोई ऐसा इलस्ट्रेशन है जो इस अपवाद को स्पष्ट कर सके? बिल्कुल। बेर एक्ट का इलस्ट्रेशन ए बहुत सटीक है। मान लीजिए ए किसी की जेब काटने जाता है। ठीक है। लेकिन उसने अपने कपड़ों के अंदर एक लोडेड पिस्तौल छिपा रखी है। उसका इरादा है कि अगर किसी ने उसे रोका या विरोध किया तो वो उस पिस्तौल से नुकसान पहुंचाएगा। मतलब उसने पिस्तौल निकाली नहीं, चलाई नहीं, सिर्फ कपड़ों के अंदर छिपा कर रखी है। बिल्कुल। वो लोडेड पिस्तौल साथ लेकर जाना ही ये साबित करता है कि उसने हर्ट या डेथ कारित करने की प्रिपरेशन कर ली थी। वो साधारण चोर नहीं है, वो खून बहाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होकर आया है। समाज को ऐसे खतरनाक इरादों से बचाना कानून का कर्तव्य है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। शुक्रिया। अब तक हमने उन अपराधों को देखा जहां अपराधी खुद संपत्ति उठाता है, लेकिन क्या हो अगर अपराधी सामने आकर पीड़ित को ही मजबूर कर दे कि वो खुद अपने हाथों से अपनी संपत्ति उसे सौंप दे? यहाँ से एक्सटॉर्शन यानी उद्दापन की एंट्री होती है, सेक्शन 308। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो चोरी आमतौर पर पीठ पीछे या छुप कर होती है, लेकिन उद्दापन या एक्सटॉर्शन ना एक टाइमर बॉम्ब की तरह है। अपराधी आपके सामने एक डर पैदा करता है और आपको उस डर से बचने के लिए सोचने का थोड़ा समय मिलता है और फिर आप खुद अपनी चीजों से दे देते हैं। ये टाइमर बॉम्ब वाली एनालॉजी बहुत बेहतरीन है। सेक्शन 308 का मुख्य तत्व है फियर ऑफ इंजरी या क्षति का भय। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य की क्षति के भय में डालता है, हाँ? और इस तरह डराए गए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करता है कि वो कोई संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसे सौंप दे, तो ये एक्सटॉर्शन है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, चोरी में संपत्ति बिना सहमति के यानी विदाउट कंसेंट ली जाती है। बिल्कुल। लेकिन उद्दापन में तो पीड़ित खुद अपने हाथों से संपत्ति सौंप रहा है, तो क्या वो सहमति नहीं है? पीड़ित खुद संपत्ति सौंपता है, ये सच है, लेकिन वो सहमति उस डर की वजह से पैदा की गई है। अच्छा। कानून की नजर में डर के साये में दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट नहीं होती। और ये डर किस चीज का हो सकता है? क्या ये सिर्फ शारीरिक चोट का डर होना चाहिए? नहीं, यही इस धारा की सबसे बड़ी खूबी है। बीएनएस में इंजरी की परिभाषा बहुत व्यापक है। कैसे? इसमें शरीर, मन, ख्याति या रेपुटेशन और संपत्ति सभी शामिल हैं। इलस्ट्रेशन ए को देखिए। हाँ, बताइए।
ए धमकी देता है कि अगर जेड ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो जेड के खिलाफ कोई मानहानिकारक लेख यानी डिफेमेटरी लाइबल छाप देगा। बाप रे। इस डर से जेड पैसे दे देता है। यहाँ तो किसी के शरीर को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसकी इज्जत या ख्याति को चोट पहुंचाने का डर था। एकदम सही। और इलस्ट्रेशन बी में ए धमकी देता है कि वो जेड के बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या सदोष परिरोध में रखेगा। अच्छा। जब तक कि जेड एक प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर करके उसे नहीं दे देता। जेड डर कर हस्ताक्षर कर देता है। यहाँ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बेईमानी से ऐंठी गई है। तो ये जो मेरा टाइमर बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल बैठता है। मतलब पैसे दे दो नहीं तो लेख छाप दूंगा, या हस्ताक्षर कर दो नहीं तो बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। पीड़ित के पास सोचने का और डरने का समय है। जी बिल्कुल। अब हम उस मुकाम पर आते हैं जो कानूनी परीक्षाओं में मतलब सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है, रॉबरी। हाँ, अगर उद्धापन एक टाइमर बॉम्ब है तो लूट या रॉबरी क्या है, और चोरी या उद्धापन कब लूट में बदल जाते हैं? देखिए, सेक्शन 309 का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि हर लूट में या तो चोरी होती है या उद्धापन। अच्छा। इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। बिल्कुल। कोई भी लूट अपने आप में एक अलग से पैदा हुआ कृत्य नहीं है। वो चोरी या उद्धापन का ही एक उग्र या हिंसक रूप होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहले ये बताइए कि चोरी लूट कब बन जाती है? चोरी लूट तब बनती है जब संपत्ति ले जाते समय या ले जाने का प्रयास करते समय अपराधी स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है। या फिर इंस्टेंट मृत्यु, तात्कालिक उपहति या तात्कालिक सदोष अवरोध का भय दिखाता है। यहाँ मुझे ये जो इंस्टेंट या तात्कालिक शब्द है ना, इसमें पूरा रहस्य छिपा हुआ लगता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। अगर मान लीजिए मैंने आपकी जेब काटी जो कि चोरी थी, हाँ। और आपने मुझे पकड़ने की कोशिश की, हाँ। और बचने के लिए मैंने आपको मुक्का मार दिया। अच्छा। तो मेरी वह साधारण चोरी अब लूट बन गई है, क्योंकि मैंने चोरी के दौरान या लूटी हुई संपत्ति ले जाते समय आपको चोट पहुंचाई है। समझ गया। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, उद्दापन या एक्सटॉर्शन कब लूट बनता है? ये टाइमर बम एक ट्रिगर में कैसे बदलता है? उद्दापन लूट तब बनता है जब 3 शर्तें पूरी हों। कौन कौन सी? पहला, अपराधी पीड़ित की प्रेजेंस या उपस्थिति में हो। दूसरा, वह इंस्टेंट नुकसान का डर दिखाए, जैसे अभी जान से मार दूंगा। अच्छा। और तीसरा वह पीड़ित को मजबूर करे कि वह उसी समय यानी देन एंड देयर संपत्ति सौंप दे। तो अगर कोई फोन करके कहे कि कल तक 1 लाख रुपए दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये लूट नहीं है? नहीं, वो केवल एक्सटॉर्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंस नहीं है और डर कल का है, इंस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई सुनसान सड़क पर मेरे सिर पर बंदूक रख दे और कहे अभी के अभी अपना पर्स निकाल कर दो वरना ट्रिगर दबा दूंगा, तो यहाँ प्रेजेंस भी है, इंस्टेंट डर भी है और तुरंत संपत्ति सौंपने का दबाव भी है। बेहतरीन। ये रॉबरी है। बेयर एक्ट का इलिस्ट्रेशन सी इसे और भी अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। अच्छा, क्या है उसमें? एक पहाड़ी पर यानी प्रेसिपिस पर ए को जेड और उसका बच्चा मिलते हैं। ए बच्चे को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर जेड ने अपना पर्स नहीं दिया तो वो बच्चे को पहाड़ी से नीचे फेंक देगा। जेड डर कर पर्स दे देता है। यहाँ ए ने जेड से उद्धापन किया, लेकिन क्योंकि जेड और बच्चा वहीं प्रेजेंट थे और डर इंस्टेंट हर्ट का था, बिल्कुल, इसलिए ये एक्सटॉर्शन रॉबरी बन गया। तो कानूनी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को ना इंस्टेंट और प्रेजेंस, इन दोनों शब्दों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आप कहानी में एक और ट्विस्ट लाते हैं। अभी तक हम 1 या 2 अपराधियों की बात कर रहे थे जी, लेकिन कानून इस नंबर्स गेम या अपराधियों की संख्या को कैसे देखता है? मान लीजिए एक पूरा ग्रुप आ जाए। जैसे ही संख्या बढ़ती है ना, अपराध का नाम और उसकी गंभीरता दोनों बदल जाते हैं। यहाँ हम आते हैं सेक्शन 310 पर, जो डकैती यानी डकैती को परिभाषित करता है। डकैती कानून का गणित यहाँ बहुत सीधा है। जब 5 या उससे अधिक लोग कॉन्जॉइंटली या संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट का प्रयास करते हैं तो वो कृत्य डकैती कहलाता है। रुकिए 5 ही क्यों?
मतलब 4 लोगों के लूटने और 5 लोगों के लूटने में ऐसा क्या जादुई अंतर आ जाता है कि पूरा अपराध ही बदल जाए? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। दरअसल 5 या उससे अधिक लोगों का समूह ना कानून की नज़र में एक अनलॉफुल असेंबली या एक भीड़ की शक्ल ले लेता है। अच्छा। जब एक भीड़ कोई अपराध करती है तो उसका आतंक 1 या 2 व्यक्तियों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। पीड़ित के मन में ना विरोध करने की कोई उम्मीद नहीं बचती। सही बात है। इसी मनोवैज्ञानिक आतंक को देखते हुए कानून ने 5 की संख्या तय की है। और क्या उन 5 का सक्रिय रूप से अंदर जाके लूट करना जरूरी है? मान लीजिए 4 लोग बैंक के अंदर लूट कर रहे हैं और 5वां साथी बाहर गाड़ी स्टार्ट करके सिर्फ पहरा दे रहा है। कानून की नज़र में वे सभी 5 लोग डकैती के अपराधी हैं। जो लोग उपस्थित हैं और मदद कर रहे हैं यानी प्रेजेंट इन एडिंग, उन्हें भी उन 5 लोगों की गिनती में शामिल किया जाता है। और जब भीड़ हिंसक हो जाती है तो हथियारों का इस्तेमाल होना आम बात है। क्या बीएनएस में इस स्थिति के लिए अलग प्रावधान है? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 311 और 312 इसी से निपटते हैं। सेक्शन 311 कहता है कि अगर लूट या डकैती के समय अपराधी डेडली वेपन या घातक आयुध का इस्तेमाल करता है या ग्रीवियस हर्ट कारित करता है या मृत्यु का प्रयास करता है, तो सजा बहुत कठोर हो जाती है। ये कम से कम 7 साल के कारावास से शुरू होती है। ये डेडली वेपन या घातक आयुध क्या होता है? क्या ये सिर्फ बंदूक या तलवार है? नहीं, कानून इसे बहुत व्यापक रूप से देखता है। कोई भी ऐसा उपकरण जिसे अगर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वो मृत्यु कारित कर सकता है, वो घातक आयुध है। अच्छा, मतलब कुछ भी हो सकता है? हाँ, एक भारी लोहे की रॉड या एक बड़ा पत्थर भी ना परिस्थितियों के अनुसार घातक आयुध माना जा सकता है। और अगर उन्होंने हथियार इस्तेमाल ना किया हो, बस लेकर आए हों और लूट का प्रयास यानी अटेम्प्ट किया हो? ये सेक्शन 312 के अंतर्गत आता है। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। हथियार से लैस होकर प्रयास करना ही कम से कम 7 साल की सजा का हकदार बना देता है, भले ही वे सफल ना हो। समाज को ऐसे संगठित गिरोहों से बचाना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 313 भी शायद ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर चोट करता है। बिल्कुल, सेक्शन 313 विशेष रूप से बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी लुटेरों के गिरोह का सदस्य होने के लिए दंड निर्धारित करता है। अगर कोई व्यक्ति आदतन या हैबिचुअली चोरी या लूट करने वाले गिरोह का सदस्य है ना, तो उसे सजा मिलेगी। अच्छा, तो इसमें कोई लूट साबित करना जरूरी नहीं है? नहीं, यहाँ कोई विशिष्ट लूट साबित करना जरूरी नहीं है। सिर्फ उस गिरोह से जुड़े रहना और आदतन अपराध का हिस्सा होना ही अपने आप में दंडनीय है। तो अगर हम आज की इस पूरी कानूनी यात्रा को एक नजर में देखें, तो हमने शुरुआत की बिना सहमति के कब्जे में सेंध लगाने से, जिसे हमने थेफ्ट कहा। बिल्कुल। फिर हमने उसमें क्षति का डर जोड़ा तो वो टाइमर बम बनकर एक्सटॉर्शन बन गया। सही। तो वो डकैती की शक्ल ले चुका था। ये कानूनी सफरनामा बहुत ही सटीक था। मतलब कानून कैसे एक बुनियादी कृत्य में परत दर परत परिस्थितियां जोड़कर उसे अलग अलग अपराधों में वर्गीकृत करता है ना, इसे समझना ही असली चुनौती है। और इसी चुनौती के साथ हम आज की इस डीप डाइव के अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक कोर्टरूम चल रहा है। एक व्यक्ति चोरी करने घुसा था और उसके पास एक लोडेड पिस्तौल थी। पुलिस ने उसे सेक्शन 311 यानी लूट में मृत्यु का प्रयास के तहत चार्ज किया है। ठीक है। लेकिन बचाव पक्ष का वकील बहस कर रहा है कि उसके मुवक्किल के पास पिस्तौल सिर्फ सेक्शन 307 के तहत तैयारी के लिए थी, ना कि प्रयास के लिए। प्रिपरेशन बनाम अटेम्प्ट की वो बहुत ही बारीक लाइन में ये कैसे साबित किया जाएगा कि वो सिर्फ तैयारी थी या प्रयास? बहुत मुश्किल है। जब आप किसी कानूनी समस्या का विश्लेषण करेंगे ना, तो इसी बारीक लाइन को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर उस मेडिकल एक्सरे मशीन की सीमा खत्म होती है और आपके कानूनी दिमाग की रोशनी काम आती है। ये सवाल यकीनन रातों की नींद उड़ाने वाला है और दिमाग की कसरत कराने वाला भी। तत्वों को गहराई से पढ़िए, इलस्ट्रेशंस के पीछे छुपे इरादों को समझिए और शब्दों के बीच के उस छोटे से फासले को पहचानना सीखिए। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।